आज भारतीय राजनीति के एक ऐसे तूफानी सफर पर चलते हैं जहां सिर्फ एक दशक के अंदर देश की सबसे ताकतवर पार्टी बिखरने की कगार पर पहुंच गई, दो टुकड़ों में टूट गई और फिर एक नेता के दम पर ऐसी वापस आई कि सब देखते रह गए। ये कहानी है कांग्रेस सिस्टम की, उसकी चुनौतियों की और उसकी वापसी की। सोचिए, मई 1964 का वो दिन जब भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू नहीं रहे। पूरे देश में जैसे एक सन्नाटा छा गया। सबके मन में सिर्फ एक ही सवाल था, नेहरू के बाद कौन? डर का माहौल था। क्या देश बिखर जाएगा? क्या लोकतंत्र बचेगा? या कहीं सेना सत्ता पर कब्जा तो नहीं कर लेगी? हवा में सिर्फ अनिश्चितता थी। तो चलिए कहानी के पहले हिस्से में चलते हैं, एक डगमगाता सिंहासन। क्योंकि नेहरू के बाद उत्तराधिकार का मसला तो सुलझ गया, पर यह शांति ज्यादा दिन तक टिकने वाली नहीं थी। प्रधानमंत्री बने लाल बहादुर शास्त्री जी। उनका कार्यकाल भले ही सिर्फ 2 साल का रहा, लेकिन चुनौतियों का पहाड़ सामने था। 1965 का युद्ध, देश में खाने का भयानक संकट, और इसी बीच उन्होंने नारा दिया, जय जवान जय किसान, जो आज भी हमारी जुबान पर है। लेकिन फिर जनवरी 1966 में ताशकंद में अचानक उनकी रहस्यमयी मौत हो गई और देश एक बार फिर उसी चौराहे पर आ खड़ा हुआ। अब आता है कहानी का दूसरा और बेहद दिलचस्प हिस्सा, वो कठपुतली जिसने डोर ही खींच ली। शास्त्री जी के जाने के बाद प्रधानमंत्री की कुर्सी के लिए 2 बड़े दावेदार सामने आए। एक तरफ थे अनुभवी और कद्दावर नेता मोरारजी देसाई, और दूसरी तरफ थी नेहरू की बेटी इंदिरा गांधी, जिन्हें उस वक्त राजनीति में काफी अनुभवहीन माना जाता था। और यहीं पर एंट्री होती है कहानी के असली किंग मेकर्स की, सिंडिकेट। ये कांग्रेस के अंदर के ही कुछ बहुत शक्तिशाली और प्रभावशाली नेताओं का एक ग्रुप था। समझ लीजिए कि ये वो लोग थे जिनकी मर्जी के बिना पार्टी में पत्ता तक नहीं हिलता था। सारा कंट्रोल इन्हीं के हाथ में था। तो इन किंग मेकर्स ने एक बड़ी चाल चली। उन्होंने मोरारजी देसाई की जगह इंदिरा गांधी का समर्थन किया। हिसाब किताब बड़ा साफ था। उन्हें लगा कि इंदिरा जी अनुभवहीन हैं, उन्हें सलाह के लिए हम पर निर्भर रहना पड़ेगा और वो एक तरह से हमारे कंट्रोल में रहेंगी। मतलब प्रधानमंत्री वो होंगी पर सरकार हम चलाएंगे। और फिर आया साल 1967, जो भारतीय राजनीति में एक भूकंप लेकर आया। ये वो दौर था जिसे खतरनाक दशक कहा जा रहा था। देश गरीबी से जूझ रहा था, 2 युद्धों की मार झेल चुका था और भयंकर सूखा पड़ा था। जाहिर है लोगों का गुस्सा सरकार के खिलाफ था। और जब उस चुनाव के नतीजे आए तो सब हैरान रह गए। जो कांग्रेस पार्टी आजादी के बाद से देश पर एक छत्र राज कर रही थी, वो 1-2 नहीं बल्कि 9 राज्यों में सत्ता से बाहर हो गई। जी हां, पूरे 9 राज्यों में। ये कांग्रेस के लिए एक बहुत बहुत बड़ा झटका था। इसी को राजनीतिक जानकारों ने पॉलिटिकल अर्थक्वेक यानी राजनीतिक भूकंप का नाम दिया। झटका इतना जोर का था कि सिंडिकेट के कई बड़े बड़े दिग्गज नेता, यहां तक कि खुद पार्टी के अध्यक्ष के कामराज भी अपनी सीट हार गए। इस भूकंप के झटकों ने भारतीय राजनीति की शक्ल ही बदल दी। 3 नई चीजें देखने को मिली। पहला था गैर कांग्रेसवाद, मतलब अलग अलग विचारधारा वाली पार्टियां सिर्फ एक एजेंडा पर साथ आ गईं, कांग्रेस को हराओ। दूसरा, यहीं से गठबंधन यानी मिलीजुली सरकारों का दौर शुरू हुआ। और तीसरा था दल बदल, यानी आयाराम गयाराम की राजनीति, जहां नेता फायदे के लिए रातों रात पार्टियां बदल लेते थे। अब कहानी में एक और मोड़ आता है, घर के अंदर ही विद्रोह। 1967 की करारी हार के बाद इंदिरा गांधी एक बात समझ चुकी थीं, अगर सत्ता में बने रहना है तो अपनी ताकत दिखानी होगी। उन्होंने सिंडिकेट की सलाह को नजरअंदाज करना शुरू कर दिया। अब सीधी टक्कर उन किंग मेकर से थी जिन्होंने उन्हें गद्दी पर बिठाया था। और ये टकराव खुलकर सामने आया 1969 के राष्ट्रपति चुनाव में। सिंडिकेट ने अपना उम्मीदवार उतारा एन संजीव रेड्डी को। इंदिरा गांधी ने पार्टी लाइन के खिलाफ जाकर एक आजाद उम्मीदवार वीवी गिरी का समर्थन कर दिया और अपने सांसदों विधायकों से कहा कि अपनी अंतरात्मा की आवाज पर वोट दें। नतीजा, इंदिरा का उम्मीदवार जीत गया और सिंडिकेट की सरेआम बेइज्जती हुई। बस ये सिंडिकेट के लिए आखिरी झटके जैसा था। गुस्से में आकर कांग्रेस अध्यक्ष ने इंदिरा गांधी को पार्टी से ही निकाल दिया। लेकिन इंदिरा गांधी भी चुप नहीं बैठी। उन्होंने ऐलान कर दिया कि असली कांग्रेस उनकी ही है, और इस तरह देश की सबसे पुरानी पार्टी 2 हिस्सों में बट गई, एक सिंडिकेट वाली कांग्रेस ओ और दूसरी इंदिरा वाली कांग्रेस आर। अब शुरू होता है इंदिरा गांधी का सबसे बड़ा दाव। पार्टी संगठन हाथ से जाने के बाद उन्होंने सीधे जनता से जुड़ने का फैसला किया।
उन्होंने बैंकों का राष्ट्रीयकरण, राजा महाराजाओं के प्रिवी पर्स खत्म करने जैसे बड़े और साहसिक फैसले लिए। इन फैसलों से उन्होंने सीधे देश के गरीबों, दलितों और अल्पसंख्यकों के दिलों में अपनी जगह बना ली। और फिर आया 1971 का चुनाव। ये एक तरह से नारों की लड़ाई बन गया। सारी विपक्षी पार्टियों ने मिलकर एक ग्रांड अलायंस बनाया और नारा दिया, इंदिरा हटाओ। इसके जवाब में इंदिरा गांधी ने एक ऐसा नारा दिया जो इतिहास बन गया। वो कहते हैं, इंदिरा हटाओ, मैं कहती हूं गरीबी हटाओ। और अब हम पहुंचते हैं कहानी के क्लाइमैक्स पर, पुनर्स्थापना। 1971 के चुनाव का मंच तैयार था। एक तरफ लगभग पूरा विपक्ष एकजुट था और दूसरी तरफ अकेली इंदिरा गांधी। ज्यादातर राजनीतिक पंडितों का मानना था कि इंदिरा की हार पक्की है। उनका पूरा राजनीतिक करियर दांव पर लगा था। लेकिन जब नतीजे आए तो सारे अनुमान, सारी भविष्यवाणियां धरी की धरी रह गईं। इंदिरा गांधी की कांग्रेस और उसके सहयोगियों ने मिलकर 375 सीटों का पहाड़ खड़ा कर दिया और वो विपक्षी ग्रैंड अलायंस वो सिर्फ 40 सीटों पर सिमट कर रह गया। ये एक ऐसी जीत थी जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। तो इस जीत के साथ कांग्रेस सिस्टम की जबरदस्त वापसी तो हुई, लेकिन ये अब वो पुरानी वाली कांग्रेस नहीं थी। नेहरू की कांग्रेस एक ऐसी पार्टी थी जिसमें हर तरह की विचारधारा के लोग थे, लेकिन ये नई कांग्रेस अब पूरी तरह से एक नेता यानी इंदिरा गांधी की लोकप्रियता और उनके करिश्मे पर टिकी थी। सारी ताकत एक ही व्यक्ति के हाथ में आ गई थी। तो इस तरह कांग्रेस का एक तरह से पुनर्जन्म हुआ, पर एक बिल्कुल नए रूप में। और ये पूरी कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देती है कि क्या कोई एक नेता पार्टी से भी बड़ा हो सकता है? और जब सत्ता का केंद्र एक व्यक्ति बन जाता है तो इसका लोकतंत्र पर क्या असर पड़ता है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना बहुत जरूरी है।